Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we are going to discuss about how Mauryan Empire reflects a public welfare phase. अगर मौर्य साम्राज्य जो है उसको अगर हम देखें तो किस प्रकार से वो उसका एक लोक कल्याणकारी स्वरूप दिखाई देता है, ये डिस्कशन का टॉपिक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य हम पूरा पढ़ चुके हैं अपने रेगुलर क्लासेस वाले वीडियो में, ठीक है। इसलिए अब जहां जहां जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री अब खत्म होने वाली है तो हम कुछ क्रिएटिव वर्क भी करते रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर, और बाकी जो इतिहास है वो चलता रहेगा मेडाइवल और मॉडर्न। तो यहां पर देखिए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो डिस्कशन हम करेंगे वो तो आपके लिए बेहतर रहेगा ही। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां लिखने की बात होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको यहां पे दिखाई दे ही देंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा दोबारा, बेहतर होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजों के लिए फायदा होगा, सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो यहां पर देखिए, मौर्यन एम्पायर जो है एक लोक कल्याणकारी स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। कैसे, इस पर हम डिस्कशन करने वाले। तो सबसे देखिए, मैंने कई हेडिंग इसमें बना दिया है जिससे कि आपको आसानी होगी। जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कुछ कहा है मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पेरर्स के बारे में, पैतृक राजतंत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे हम, एग्रोनोमी क्या था, और सुदर्शन झील की यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग पहलुओं पे। तो यहाँ पे आपको लग जाएगा कि सही मायने में मौर्य साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य में एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप दिखाई देता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ पब्लिक वेलफेयर फेस। तो यहां पर देखिए, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, पहला पॉइंट हम देखते हैं जो कि कौटिल्य ने लिखा है, कौटिल्य का द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, ये तक्षशिला में एक आचार्य थे और इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये, ठीक है। इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए, अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या लिखा है, हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी प्रजा की खुशी क्या है, हैप्पीनेस ऑफ एम्पेरर, ठीक है। प्रजा की खुशी में ही, प्रजा के सुख में ही प्रजा का राजा का जो है वो सुख है, ये कहते हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य। तो इससे एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ, मौर्य साम्राज्य किस तरह से रहा होगा, किस तरह से उसका ऑपरेशन होता होगा, राजा क्या सोचते होंगे। तो देखिए, अब यहां पर एम्पेरर का जो वर्क होना चाहिए, देखिए ये क्या कहता है, हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज इक्वल टू द हैप्पीनेस ऑफ द एम्पेरर, यानी कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और राजा को क्या करना चाहिए, वर्क ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के वर्क पे ही ध्यान देना चाहिए। और उसने क्या कहा है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, एम्परर को बहादुर होना चाहिए, यानी कि ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, फार साइटेड होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर राजा दूरदर्शी नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, उसको दूरदर्शी होना पड़ेगा, बहुत सारे पहलुओं को उसको देखना पड़ता है, पूरा शासन प्रशासन तंत्र उसके हाथ में होता है, एक मशीनरी हाथ में होती है पूरी, ठीक है। और फाइटर होना पड़ेगा। फाइटर का मतलब यहां पर यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो डेविएट ना हो, वो घबराए नहीं, फ्रस्ट्रेट ना हो। आपने देखा है जब भी कमजोर शासक हुए हैं, मौर्यन एम्पायर में ही बात के जो कमजोर शासक होंगे उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर बहादुर नहीं होंगे, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। फार साइटेड नहीं होंगे, वो इकोनॉमी को नहीं समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझेंगे, डिफेंस को नहीं समझेंगे कि सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, तो डिक्लाइनिंग फेज उसका शुरू हो जाएगा, जो कि हर एम्पायर के साथ होता है, ठीक है। तो फाइटर होना चाहिए, यानी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में घबराहट नहीं होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए उसको। तो ये कौटिल्य ने दिया है। तो ये पूरी तरह से बता रहा है, और चूंकि ये मौर्य प्रशासन के बारे में ही सब कुछ है ये अर्थशास्त्र जो है, तो इसका मतलब कि राजा जो है, या अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य कह रहा है उसके अनुसार कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात कर रहा है। अब देखिए, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे, CM स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर रहे किसके, मौर्यन
एम्पायर के, मौर्यन डायनेस्टी के, और उनके ग्रैंडसन अशोक, अशोका द ग्रेट, इन दोनों के समय क्या था कि देखिए स्पाइस जो होते थे, स्पाइस का मतलब गुप्तचर जो होंगे, स्पाई होता है जासूस, गुप्तचर जो होंगे, या उनको उस समय प्रतिवेदक भी कहा जाता था गुप्तचर को। देखिए शब्दों पे भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, प्रतिवेदक किसको कहते हैं। मैंने बात बताया ना कि डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप होगा ही, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा मौर्यन एम्पायर। साथ साथ आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपका बेहतर होता रहेगा, ठीक है। तो गुप्तचर या प्रतिवेदक, जासूस को कहते थे, जासूस, गुप्तचर, प्रतिवेदक, स्पाई होता है SPY, उसका अगर हम प्लूरल करें तो स्पाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पाइस या गुप्तचर या प्रतिवेदक जो है, उनका एनी टाइम रीच टू द एम्पेरर, एम्पेरर के पास उनकी पहुंच हमेशा होती थी। इन लोगों ने अलाउ कर दिया था, परमिशन दे दिया था कि भाई राजा खाना खा रहा हो, राजा चाहे वो अपने शयन कक्ष में हो, सो रहा हो, राजा लोगों के बीच बैठा हो, एनी टाइम, हाँ, जो गुप्तचर हैं वो राजा के पास उनकी रीच होनी चाहिए, ताकि वो प्रजा के हितों की बात बता सके। जो निगेटिविटी है उनको लग रहा है टेरिटरी में या उस साम्राज्य में, उसके बारे में राजा को बता सके, ताकि राजा उन चीजों को दूर करके उनका सोल्यूशन निकाल के वो पब्लिक हित की बात कर सके। तो देखिए जो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य कह रहा है, यहां पर चंद्रगुप्त और अशोक जो हैं उन्हीं चीजों को यहां फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने गुप्तचरों को गुप्तचर लगाए। देखिए दो तरह के गुप्तचर थे, मैंने बताया था, एक था संस्था और मतलब गुप्तचर सिस्टम जो एस्पियोनेज सिस्टम था, उसमें दो तरह के सिस्टम थे, एक तो संस्था था, दूसरा संचरण। संस्था, एक जगह संस्था के जो स्पाई हैं, जो जासूस हैं, गुप्तचर हैं, एक ही स्थान पे काम करते थे, जबकि संचरण जो होते थे वो घूम घूम के काम करते थे। तो ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनता है, संस्था और संचरण क्या थे। तो भाई ये दो तरह के गुप्तचर थे। ये संस्था किस तरह के का था, तो संस्था स्टेशनरी होता था, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे काम करता था, जबकि मोबाइल होता था कौन, संचरण में वाले ग्रुप में जो गुप्तचर काम करेंगे वो मोबाइल होंगे, जगह जगह घूम के अपना काम करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि एनी टाइम रीच जो है ये, ठीक है, एनी टाइम रीच जो है वो एम्पेरर के पास है, चाहे वो शयन कक्ष में हो, खाना खा रहा हो, सो रहा हो, लोगों की भीड़ में बैठा हो, कभी भी गुप्तचर आ जा सकते हैं। तो एक तरह से अर्थशास्त्र में जो कह रहा है कौटिल्य की भाई राजा को हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट की बात सोचनी चाहिए, तो यहां पर वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही राजा, चाहे अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, वो उन्होंने परमिशन दे रखा है कि वो आए, किसी भी टाइम मिले और वो बात करें। अगर कुछ भी लगता है कि कुछ अनहोनी हो रही हो, हाँ, पब्लिक के लिए कुछ भी नुकसानदायक है, तो हम उस पर बात करेंगे, उसको देखेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है देखिए एक पहलू हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे पहलू को हम देखें, ये सब आप ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस ऑफ, ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव बना के, यूपीएससी में तो कॉन्सेप्ट दे देता है, कई बार ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, ठीक है ना, तो ये दे सकता है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, पैतृक राजतंत्र, यानी कि इसका मतलब क्या है। पैतृक राजतंत्र ऐसा मोनार्की, ऐसा राजतंत्र जहां राजा समझता हो कि वो पिता है प्रजा का, ठीक है ना, ऐसा मोनार्की, राजतंत्र तो है, लेकिन वहां का जो एम्पेरर है, वहां का जो शासक है, वो समझता हो कि प्रजा जो है उसकी संतान है, वो प्रजा का पिता है। तो इस तरह से कि यहां देखें तो पैतृक राजतंत्र से भी मौर्य अंपायर के लोक कल्याणकारी स्वरूप की झलक मिलती है। कैसे, देखिए यहां पर धौली का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, और उसमें अशोक क्या कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, कहां कहा गया है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए मैंने बताया था आपके लिए सब्जेक्टिव में अगर लिखना होगा कि मौर्य साम्राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को दर्शाता है, हाँ, इस पे लिखने के लिए दे दिया, तब भी आप इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। देखिए कहां कहा गया है कि सारी प्रजा जो है मेरी संतान है, तो अशोक के धौली के अभिलेख में आपको ध्यान रखना है। धौली अभिलेख जो अशोक का है यहां पे कहा गया, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पैतृक राजतंत्र की व्यवस्था कहां देखने को मिलती है अगर आ जाए एग्जामिनेशन में, तो मौर्यन अंपायर में, ठीक है।
और मौर्यन अंपायर में अगर पूछते कि मौर्यन अंपायर में किस शासक के समय, किस रूलर के समय, किस एम्पेरर के समय पैतृक राजतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है, तो अशोक के समय। दो आपके यहां पे सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए यूपीएससी, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब जो है, यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल बनाता है बहुत ज्यादा और यूपीपीसीएस में फैक्चुअल भी बन सकता है, तो ये आपका यहां से सवाल बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो, लेकिन पूरा हमें इसको हम सब्जेक्टिव के रूप में भी देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देख रहे हैं। अब देखिए अशोक की धम्म नीति थी, कलिंग वॉर जीतने के बाद उसने धम्म अपनाया था, मतलब शांति का मार्ग अपनाया था, ठीक है। तो धम्म का मतलब क्या है, धर्म है, अहिंसा है, शांति है और जन कल्याण है। तो धम्म नीति में ही जन कल्याण कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। धम्म नीति में जन कल्याण छुपा हुआ, जहां धर्म की बात होगी, जहां अहिंसा की बात होगी, जहां शांति की बात होगी, यानी धर्म, यहां धर्म का मतलब पर्टिकुलर आपको, आप इसको वो मत से समझिए, कम्युनलाइज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। धर्म का मतलब वैसी बातें जिसमें जनता की हित छुपी हो, धर्म की बातें, अच्छी बातें, ठीक है। तो धर्म, हाँ, उसके बाद अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, पीस यानी शांति, जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। दोनों मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं ताकि आप चाहे तो आप इसका नोट्स बना लें। तो इस तरह से देखेंगे कि यहां पर पूरा जो है आपको रिफ्लेक्ट होता है, जो पब्लिक वेलफेयर की बातें हैं वो पैतृक राजतंत्र वाले पॉइंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एक शब्द आपको मिलेगा, एग्रोनोमी। कौन था एग्रोनोमी? देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था भाई? हाँ, एन एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी के। तो ये सेल्यूकस निकेटर को आपको पता है कि सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई होती है, किसकी? एक वॉर होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और उस वॉर के बाद वो फिर मित्रता होती है, संधि होती है। हाँ, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का जनरल रहा था, ठीक है। तो लड़ाई के बाद मित्रता भी होती है, उसमें सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो है, बेटी जो है, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी होती है, कार्लेंडिया या हेलेना उनका नाम है, ठीक है। और उस मित्रता के तहत सेल्यूकस निकेटर भी अपने कुछ टेरिटरीज को सौंपता है, एरिया, हेरात, कांधार, जेड्रोसिया जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, और आपको काबुल वाला क्षेत्र भी, तो बहुत सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं आज के, वो आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और साथ साथ जब मित्रता होती है, उस मित्रता की संधि होती है, ट्रीटी होती है वॉर के बाद, तो उसके बाद वो मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और दो सबसे बड़े सोर्स हैं मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य का और एक मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा। कई बार सीधा पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है। तो एग्रोनोमोई, देखिए यहां पे भी सवाल बन सकता है, एग्रोनोमोई कौन था भाई? देखिए तो एग्रोनोमोई जो था एक ऑफिशियल, एक अधिकारी है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। और वो क्या देखता है और किस चीज के लिए? फॉर वर्क रिलेटेड टू रोड्स, सड़कों से रिलेटेड जो भी काम होगा वो एग्रोनोमोई करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्रोनोमोई सड़क से संबंधित, रोड से संबंधित काम करता है। अब ये रोड से रिपेयरिंग का काम होगा, पब्लिक वेलफेयर का काम है, कंस्ट्रक्शन करेगा रोडों का, रोड्स का, ठीक है। प्लांटेशन, रोड के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए जाए, ये सब काम जो है उसका होगा। माइलस्टोन, मील का पत्थर, आप देखते हैं सड़कों पे ना लगाया जाता है, ये सड़क है भाई, दिखाएगा क्या? जैसे हम चले गाजियाबाद से और आगे जाके दिखाई देता है मेरठ 165 किलोमीटर, एक मील का पत्थर दिखाई देगा। उसके बाद आगे वाला दिखाई देगा हरिद्वार इतना किलोमीटर, तो वो एक मील का पत्थर होता है, उसी को माइलस्टोन कहा जाता है। मील का पत्थर इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं या हिंदी में कह सकते हैं, मील का पत्थर, ठीक है। तो ये सब एग्रोनोमोई का काम होगा। तो ये भी पब्लिक वेलफेयर का काम है, ठीक है, जन कल्याणकारी काम है। यहां पर एग्रोनोमोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव और आपको सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। आप इससे चाहेंगे सब्जेक्टिव आंसर भी लिखेंगे और इससे कुछ आपकी ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगी। हालांकि सारा ऑब्जेक्टिव मैं
पिछले वीडियो में भी जो रेगुलर क्लास किया है वहां भी मैंने बहुत कुछ डिटेल बताया है, और वहां से भी आप सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर हम देख रहे हैं अगले पॉइंट में सुदर्शन झील की बात कही गई। आगे भी नगर परिषद कमेटी एक और पॉइंट है, इसको यहां पे मैंने डाल दिया है। सुदर्शन झील, देखिए सुदर्शन झील जो है ये कहां पे था, काठियावाड़ या सौराष्ट्र कहें, गुजरात वाले क्षेत्र में। ये आप अगर देखेंगे तो ये सुदर्शन झील कहां था भाई, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत का जो इधर वाला पार्ट, यही काठियावाड़ वाला डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे सुदर्शन झील था। और सुदर्शन झील इसकी जानकारी कहां पे मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी है। हाँ, रुद्रदामन एक शक शासक था जिसने पहली बार 150 सीडी में, इसके बारे में बता चुका हूं, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी उसको कहते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, गिरनार जो जगह है तो कहा जाता है। और ये पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में है, पहला ऐसा अभिलेख है जो कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में है, पहला ऐसा अभिलेख है जो काव्य शैली में है, और पहला ऐसा अभिलेख है जो चंपू शैली में है, यानी कि काव्य भी है और कहानी भी है, मतलब स्टोरी फॉर्मेट में भी है और आपको पोएट्री के फॉर्मेट में भी है, मतलब प्रोज पोएट्री दोनों है, गद्य और पद दोनों है। गद्य और पद जहां रहे एक साथ उसको कहेंगे चंपू स्टाइल या चंपू शैली, यानी कि चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण यहां पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, काव्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का प्राचीनतम, संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे मैंने लिखा नहीं, यहां पर हम चूंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप चर्चा कर रहे हैं ज्यादा, तो यहां पे देखिए सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, अब यहां पे सवाल बनेगा सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में है, तो आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी है। तो ये आप लिख सकते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन। ये इसमें सुदर्शन झील क्या था, ये गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई की सुविधा थी। ठीक है, अगर किसी के पास, किसी किसान के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, किसी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट, राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से मौर्य डायनेस्टी में सिंचाई की सुविधा दी जाती थी उसको सेतु बंध भी कहते थे। तो एक तरह से सेतु बंध का उदाहरण था सुदर्शन झील। हाँ, कहां था ये, काठियावाड़ गुजरात में या सौराष्ट्र में आप कह सकते हैं, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट या सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है यहां पर। ठीक है, और इसके बारे में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बाद में अशोक के समय इसकी रिपेयरिंग होती है, बांध बनते हैं, उसके बाद आपको रुद्रदामन भी इसका जीर्णोद्धार कराता है, और फाइनली स्कंदगुप्त के समय भी सुदर्शन झील का रिपेयरिंग वर्क किया जाता है। तो ये आप, स्कंदगुप्त जो है गुप्त शासक है। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों के समय हुआ है, और ये चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई की सुविधा दी जा रही है, तो इट मींस कि ये भी एक पब्लिक वेलफेयर का काम है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ इंस्क्रिप्शन है इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था जब गौर्य डायनेस्टी, तो उसमें हमने देखा था सोहगौरा और महास्थान इंस्क्रिप्शन, यानी सोहगौरा का अभिलेख और महास्थान अभिलेख, ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, हाँ, संस्थापक थे। तो सोहगौरा गोरखपुर यूपी का है, गोरखपुर यूपी का है ये सोहगौरा, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, सोहगौरा कहां का अभिलेख था भाई, तो यूपी गोरखपुर का। महास्थान कहां का अभिलेख था, तो बांग्लादेश का, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, बोगरा डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखवा दिया है पहले रेगुलर क्लासेस में, बोगरा डिस्ट्रिक्ट, वैसे मैं बोल देता हूं, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है। हाँ, और महास्थान अभिलेख वहां पाया जाएगा। गोरखपुर यूपी में सोहगौरा का अभिलेख पाया जाएगा। दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे देखिए एक जानकारी दी जाती है कि अकाल के समय, यानी फैमिन टाइम में, दुर्भिक्ष या अकाल, फैमिन को आप हिंदी में दुर्भिक्ष कहें, अकाल कहें, हेल्प विद फूड ग्रेन्स, यानी सरकारी हेल्प किया जाता है अन्न देकर। कहां से, जो राष्ट्रीय अन्नागार है, सरकार का अन्नागार है,
सरकार की ग्रैनरी है, वहां से लोगों की हेल्प की जाती है अन्न प्रदान करके, फूड ग्रेन्स देकर। तो ये भी आपको पब्लिक वेलफेयर का काम है, यानी कि अकाल के समय भी सरकार जो है पूरी तरह से ख्याल रखी हुई है आम पब्लिक की। तो आप अभी तक जो देखा आपने कि जो भी हमने हेडिंग्स देखा उसमें आपको पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी स्वरूप झलक रहा है। इसके अलावा देखिए, नगर परिषद आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए था, ठीक है, आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर परिषद, आप सिटी काउंसिल कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और कमिटी था फॉरेनर्स के लिए, समिति थी फॉरेनर्स के लिए, विदेशियों के लिए, जो विदेशी यहां रह रहे हैं। देखिए, विदेशियों का भी ख्याल रखा जा रहा है, जो फॉरेनर्स यहां रह रहे हैं, हाँ, उनके सही रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की सही व्यवस्था हो, ठीक है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सही रहे, ठीक है, साथ साथ उनका अंतिम संस्कार, हाँ, जो होता है मरने के बाद, उसकी समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा उनके मरने के बाद उनका, अगर उन्होंने यहां पे कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, कुछ कमाया है, तो वो उसके सही वारिस को जा सके, ट्रांसफर हो सके, उन सारे बातों का ख्याल रखती थी ये जो कमिटी थी, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए। तो ये सारी बातें जो है, ये भी जो है पब्लिक वेलफेयर का काम है, यानी पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए, हाँ, मौर्य साम्राज्य ने जनता की हित का पूरा ख्याल रखा है, ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या कहा है, देखते जाइए एक बार फिर से। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू हैप्पीनेस ऑफ एम्पायर, राजा का सुख प्रजा के सुख में, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, इसलिए प्रजा को क्या करना चाहिए, वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का काम करना चाहिए, यानी कि ये जन कल्याण या आम जनता की हित का काम करना चाहिए। और एम्पायर कैसा होना चाहिए, अर्थशास्त्र में कहा गया, बहादुर होना चाहिए, फार साइटेड होना चाहिए, हाँ, विपत्तियों से लड़ने वाला होना चाहिए, हाँ, विपत्तियों में भी अपने मानसिक संतुलन, अपने बैलेंस को बनाए रखने वाला होना चाहिए, हाँ, ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये एम्पायर की खूबी बताई अर्थशास्त्र ने। और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को देखा जाए तो इन्हीं के रास्तों पे चलते हुए इनके जो गुप्तचर हैं या जो प्रतिवेदक हैं, जो जासूस हैं, हाँ, उनके लिए ये परमिशन था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय कि किसी भी टाइम आइए, कोई भी इंफॉर्मेशन जनता के हित के लिए, चाहे हम सो रहे हो, खा रहे हो, हाँ, लोगों के साथ बैठे हो, गार्डन में हो, कहीं भी हो, शिकार कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहां पे मुद्दा है जन कल्याण का मुद्दा है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह पॉइंट था। पैतृक राजतंत्र, धौली का अभिलेख कहता है, हाँ, कि सारी प्रजा मेरी संतान है, धौली का अभिलेख में अशोक कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी और आपके राइटिंग वर्क के लिए भी। धम्म की नीति अशोक अपनाता है, जिसमें धर्म की बात करता है, अहिंसा, शांति, जन कल्याण, यानी कि सीधी सी बात है कि जहां ये होगा शांति बनी रहेगी, जनता के हित की बात होगी। एक ब्रूनो मोई नामक एक अधिकारी है मेगास्थनीज के अनुसार, हाँ, वो एक ऑफिशियल है जो कि रोड से रिलेटेड वर्क देखता है, सड़कों से संबंधित काम इसी के जिम्मे होता था। रिपेयरिंग होगा रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, प्लांटेशन होगा, यानी कि वृक्ष लगाए जाएंगे, हाँ, माइलस्टोन लगाने का काम होगा, सब यही अधिकारी देखेगा। ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव के लिए भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सुदर्शन झील, हाँ, की बात हमने कर दी, जो कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा है। सुदर्शन झील एक ऐसा झील था जो सरकार की तरफ से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाता था सुदर्शन झील के द्वारा, जो कि सौराष्ट्र या काठियावाड़ में था, गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है। दो अभिलेखों की हमने चर्चा की, सोहगौरा और महास्थान। सोहगौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का है और ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का महास्थान है। दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख हैं। और इसमें फैमिन के समय देखिए, फैमिन टाइम में कहा जाता है, फैमिन यानी दुर्भिक्ष या अकाल के समय कहा जाता है कि ये इन लोगों को फूड ग्रेन से, अन्न से मदद की जा रही है, सरकारी अन्नागार से, गवर्नमेंट का जो अन्नागार है, गवर्नमेंट का जो ग्रेनरी है। तो ये बातें होती है। और नगर परिषद है आम जनता की समस्या को सुनने के लिए, प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, और फॉरेनर्स के हितों का ख्याल रखने के लिए, फॉरेनर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखने के लिए एक कमेटी है, हाँ, जो कि स्पेशल कमेटी है, जो कि सारे फॉरेनर्स की सुरक्षा को देखती है, उनके रेजिडेंस रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की, उनके मरने के बाद उनके दाह संस्कार की, और उनका जो उन्होंने जो यहाँ कमाया, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो उसके सही वारिस तक पहुंच जाए, इन सब का ख्याल रखती थी। कौन? ये कमेटी, फॉरेनर्स के लिए, ये समिति जो है फॉरेनर्स के लिए, विदेशियों के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जितने भी
पॉइंट हमने डिस्कस किए आपके लिखने के लिए बहुत ही एनफ है। जब आपसे ये कहीं भी चर्चा होती है कि एक लोक कल्याणकारी स्वरूप था मौर्यन एम्पायर का, या मौर्यन एम्पायर हैड ए पब्लिक वेलफेयर फेस, हाँ रिफ्लेक्स ए पब्लिक वेलफेयर फेस, तो हाँ आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में चर्चा कर सकते हैं और शब्दों का को बांधना है बस यहाँ पे आपको, वो तो खुद ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन इन सबको आप लेके अपना आंसर बना सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी भी चर्चा मैंने कर ली, आप एक बार लें स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.